अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था। सवाल की रिक्वायरमेंट ए बता रहा हूं पहले। रिक्वायरमेंट 1, कैलकुलेट दी टोटल अर्निंग्स ऑफ ईच इंजीनियर एंड देयर अर्निंग पर आवर। यानी वही बात जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती, तो पूछी जाती कि कैलकुलेट टोटल वेजेस फॉर ईच इंजीनियर एंड लेबर कॉस्ट पर आवर। तो इसको इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया कि अर्निंग ऑफ ईच इंजीनियर और अर्निंग पर आवर। 4 इंजीनियर्स हैं ABCD और हर एक की टोटल वेजेस बतानी है। वेजेस मिल रही हैं इसको 2 तरह की। एक इसको बेसिक वेजेस मिल रही हैं। पॉइंट नंबर पैराग्राफ दूसरे में इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू पे इट्स इंजीनियर ऑन जॉब टू जॉब बेसिस। और इस वक्त एक सवाल एक पर्टिकुलर जॉब का है जिसका पहले पैराग्राफ में जिक्र था। द मिनिमम अमाउंट द कंपनी पेज, ये मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। द मिनिमम अमाउंट द कंपनी पेज इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स। वापस चलते हैं पहले पैराग्राफ पे। मिडवे सर्विसेज लिमिटेड को एक ऑर्डर मिला है 4 मशीन्स इंस्टॉल करने का, और इस ऑर्डर के मिलते ही 4 इंजीनियर्स भेज दिए। 4 मशीनें थी, 4 इंजीनियर, ईच इंजीनियर फॉर ईच मशीन। स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट दिस जॉब 50 घंटे। यानी हर इंजीनियर को 12.5 घंटे है? नहीं, 50 घंटे, क्योंकि 50 घंटे में चारों इंजीनियर्स अपना अपना काम कर रहे होंगे, तो हर इंजीनियर 50 घंटे में काम कर रहा है। दूसरे पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि इंजीनियर चाहे जल्दी काम खत्म कर ले चाहे पूरे टाइम पे करे, पैसे उसको 50 घंटे के मिलेंगे। ये दूसरे पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस का मतलब है। द मिनिमम अमाउंट द कंपनी पेज इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स। यानी इंजीनियर चाहे 40 घंटे में काम पूरा कर ले, पैसे उसको 50 घंटे के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मतलब है दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन का। बेसिक वेज रेट कितना है? 100 रुपए पर आवर। इन दोनों पैराग्राफ्स की अंग्रेजी समझाइए मैंने। जिन्होंने नहीं भी किया वो पहले शर्म करें, फिर इस सवाल को पढ़ लें। पहले 2 पैराग्राफ मैंने समझाए हैं, इनकी अंग्रेजी पढ़ के किसी को वो बात ना समझ आ रही है जो मैंने बताई है तो पूछिए, मैं फिर दोबारा से ट्रांसलेशन कर देता हूं। जी, पहले 2 पैराग्राफ। ये सवाल किया किस किसने है? बस अच्छा, ये जिन्होंने सवाल किया है ये वो ईद से पहले किया है या मैंने कल होमवर्क दिया तो कल किया? ईद से पहले। कल का होमवर्क दिया था मैंने। कल किसने किया है? जितने लोग आए थे कल, और मैंने ये कहा था कि आप होमवर्क करिए, मैं कल डिस्कस करूंगा, तो बाकियों को फिर क्या तकलीफ हुई? अब तो रिजल्ट भी आ गया भाई, अब तो अच्छा ठीक है, डिसीजन मेकिंग फेज में है शायद। ठीक है, चले जिन्होंने किया है पहले 2 पैराग्राफ्स में कोई एतराज परेशानी नहीं। अगर ये इंजीनियर्स जल्दी काम खत्म कर लेंगे, जो कि नजर आ रहा है किया है, 50 घंटे का काम एक ने 41 आवर्स में कर लिया, आखिरी टेबल, एक ने 36 आवर्स में कर लिया, एक ने 46 आवर्स में कर लिया, तो फिर इनको बोनस भी मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो दूसरे पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस था, ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर उसने 50 घंटे का काम 41 घंटे में कर लिया तो उसको पैसे फिर सिर्फ 41 के मिले, तो गलत बात है। इसलिए पैसे उसको 50 के ही मिलेंगे, ये लिखा था दूसरे पैराग्राफ में। तो बेसिक वेजेस तो 100 × 50 ही होंगी। बोनस के लिए टाइम सेव्ड के साथ कोई रेट मल्टीप्लाई होगा, और टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा? गिवन है, उसको 50 से कंपेयर करना है, तो बेसिक वेजेस भी निकल आई इंटू 50, 100 रुपए इंटू 50, और टाइम सेव्ड निकल आया
50 में से जो आखिरी टेबल में एक्चुअल दिया हुआ वो माइनस कर लें। मसला या मुश्किल इस सवाल में ये थी कि उस बोनस का रेट क्या होगा। तो वो रेट 3 तरह के दिए हुए हैं, 10% भी है, 20% भी है और 30% भी है। लेकिन किस इंजीनियर पे कौन सा रेट लगना है, इस बात का फैसला एक रेशो से होगा। ये ना इस सवाल में क्रिएट की गई सिचुएशन है, यानी ऐसा नहीं है कि सर आपको पहले रेशोज पढ़ाते उसके बाद आप, नहीं, ये सिर्फ एक सवाल की सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि ये स्लैब रेट्स अवेलेबल हैं, स्लैब रेट्स नहीं है, ये डिफरेंट रेट्स अवेलेबल हैं। जो इंजीनियर जैसी परफॉर्मेंस के हिसाब से जिस रेशो में फॉल करेगा उसको उतने % बोनस मिलेगा। अब वो रेशो कैसे निकालनी है ये भी इन्होंने बोल्ड करके लिख दी, परसेंटेजेस ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। जब एक चीज 2 करके दूसरी चीज होती है तो 2 मतलब डिवाइड, टाइम सेव्ड टू। इंजीनियर ए ने कितने घंटे बचाए, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड 18%। ये है इसकी रेशियो, टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। इंजीनियर बी ने कितने घंटे बचाए, 48। तो इंजीनियर ए दूसरी क्लास में फॉल कर रहा है, इंजीनियर बी तीसरी में फॉल कर रहा है, इंजीनियर सी पहली में फॉल कर रहा है। तो इंजीनियर ए की कैलकुलेशन अगर करें तो उसकी जो बेसिक वेजेस हैं वो तो 50 × 100 हैं ही, और जो उसका बोनस है वो टाइम सेव्ड तो है 9, लेकिन ये किस क्लास में फॉल कर रहा है, 20% ऑफ टाइम सेव्ड पे 100 रुपए। ये इस अंग्रेजी का मतलब है, 20% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू बेसिक रेट। ये इस पूरा जो बोनस का क्राइटेरिया बनाया हुआ है ये इसका मतलब है। इसी तरह से बी बेसिक वेजेस यही होंगी, टाइम सेव्ड जिस क्लास में फॉल कर रहा है इनटू 100 रुपए। इसी तरह से चारों का एक एक करके कैलकुलेट हो जाएगा, और ये है इस सवाल की रिक्वायरमेंट 1। जिन्होंने सवाल किया है या अभी शर्म करने के बाद पढ़ लिया है, रिक्वायरमेंट 1 में बताएं जो और पूछना है तो। अच्छा, कल जब मैं वो फेलियर की रीजंस और ये सब डिस्कस कर रहा था ना चीज़ें, तो मुझे फिर आज याद आया, एक और बात शेयर करता हूँ। पिछले सेशन में एक बच्चा मिला के और उसने कहा कि मैंने मेहनत बहुत की थी, मैं तो दिन में इतने इतने घंटे पढ़ता रहता था, पूरा हफ्ता पढ़ता ही रहता था, घर वाले भी परेशान है, कितना तुमने पढ़ा है, पेपर पास नहीं किए। मैंने बहुत पढ़ा है। अब जब पता ही चला कि कब पढ़ा है, तो उसने ये जो अपनी परफॉर्मेंस बताई आखिरी महीने की बताई, आखिरी महीने की। सेशन के साथ नहीं, वो घर जाके नहीं पढ़ता था, होमवर्क क्लास पर कुछ नहीं, पूरे सेशन में नहीं पढ़ा, आखिरी महीने में दिन रात पढ़ा। तो मैंने तो इतनी मेहनत की थी, पेपर पास नहीं हुआ। नहीं बेटा, ये मेहनत नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा है ना, ये जरूरी नहीं कि वो दुनिया में एक ही इंसान था जो ऐसे था, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये लगता है कि चलो आखिरी महीने तो जान मारी है ना, तो आखिरी महीने जान मारना काफ़ी नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि आप पूरा हफ्ता ना खाएं और इतवार के दिन दिन रात खाएं, तो जो पूरे हफ्ते की न्यूट्रिशन आप तक पहुंचनी थी वो इतवार को दिन रात खाने से पहुंच जाएगी नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो ये जो जितने सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनको आस्ता आस्ता हजम करना होता है, जो रोज के होमवर्क से हो रहा होता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने आखिरी महीने में बहुत मेहनत की थी और उससे पहले कुछ नहीं पढ़ा था, तो फिर भी आप पास नहीं हुआ, आपके साथ बुरा हो गया, नहीं होना चाहिए था, आई का आपने जाती की है, तो अगर ऐसा कोई परफॉर्म कर रहा था तो बेटे रोज का साथ साथ पढ़ेंगे ना। देखें, अगर कोई चीज़ पकानी है और वो एक ही वक्त में 1000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर एकदम से हीट पहुंचा दी जाए, सड़ जाएगी वो चीज़, आहिस्ता आहिस्ता पकते 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 पकेगी। तो आप ये जो रोज का रोज पढ़ रहे होते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट हल्की आंच पे रखे जा चुके होते हैं। ये रोज का रोज घर जाके पढ़ना, रोज का होमवर्क करना, उस होमवर्क की डिस्कशन होना, ये आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करता है। अचानक आप अगस्त में कोई बड़ी मोटर लगवा लेंगे कि आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे,
रोज का रोज पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारा कवर रहेगा। तो कल भी मैंने कहा था कि अगर अभी भी आप इंसान के बच्चे बन जाएं तो अभी भी मामला हाथ से नहीं निकलें, खासतौर पे कॉस्ट, प्रोसेस, कॉस्टिंग सब गियर चेंज होगा, यहां से असल कॉस्ट का एक नया रुख निकलेगा। इसके साथ कम से कम आप साथ जुड़ जाएं, जो पहले कमी रह गई है वो आस्ता आस्ता एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कोशिश कर लें। लेकिन अभी भी बेटा अगर साथ साथ पढ़ लेंगे ना तो फिर भी बिल्कुल डूएबल है कॉस्ट। रिक्वायरमेंट 1 में बताइए कुछ मसला है तो नहीं। रिक्वायरमेंट 2, कंप्यूट दी नेट एडिशनल रेवेन्यू। पहले मैं नेट एडिशनल का वर्ड छोड़ता हूं, पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। कंपनी को रेवेन्यू क्या मिलेगा इस सारे काम से? जो वो उन मशीनों के पैसे कस्टमर को चार्ज करेगा। इन 4 मशीनों के वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है नहीं बताया, लेकिन आखिरी टेबल से ऊपर लिखा हुआ है इन एडिशन टू दी एग्रीड अमाउंट। कौन सी एग्रीड अमाउंट होगी? कोई सवाल में नहीं बताया, जरूरत नहीं थी। इन एडिशन टू दी एग्रीड अमाउंट, यानी कंपनी ने इन 4 मशीनों के इंस्टॉल करने के जो फीस मांगी होगी, लेट से 3 लाख रुपए, उस 3 लाख के अलावा दी कस्टमर हैज एग्रीड टू पे, ये मैं इन परसेंटेजेस के नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूं, दी कस्टमर हैज एग्रीड टू पे दी कंपनी, यानी कस्टमर कंपनी को देगा 150 रुपए फॉर एवरी आवर सेव्ड ऑन इंस्टॉलेशन। देखें, कंपनी तो काम ले रही है इंजीनियर्स से, वो कंपनी का मसला है, कस्टमर को तो कंपनी ही सर्विस दे रही है ना। कस्टमर को तो यही नजर आ रहा है कि एक मशीन पे 9 घंटे बच गए, एक मशीन पे 14 घंटे बच गए, तो जितने घंटे बचे होंगे कस्टमर ने कहा है कि जो फीस आपने लेनी है वो तो हम देंगे, इन एडिशन टू दैट हम हर आवर सेव्ड पे आपको 150 रुपए और देंगे। ये उस 3 लाख से एडिशनल है ना। तो रिक्वायरमेंट 2 की वर्डिंग है कंप्यूट दी, नेट का वर्ड मैं भी छोड़ता हूं, कंप्यूट दी एडिशनल रेवेन्यू, यानी जो बेसिक 3 लाख लेने हैं उसके अलावा ना एडिशनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? जितने आर सेव्ड हैं उनको 150 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कंपनी का एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा 27 घंटे इंटू 150 रुपए। ये कंपनी का एडिशनल रेवेन्यू 40। ये जो कंपनी ने फीस लेनी है, जो नहीं बताई तो पूछी भी नहीं थी, उसके अलावा कंपनी को ये मिलेगा। अगर कहा होता कंप्यूट द एडिशनल रेवेन्यू तो ये उसका आंसर है, लेकिन कहा है कंप्यूट नेट एडिशनल रेवेन्यू, यानी इस एक्स्ट्रा कमाने के लिए कंपनी को भी तो कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, वो ये है। तो जो बोनस, जो इंसेंटिव कस्टमर से मिल रहा है माइनस जो अपने इंजीनियर्स को बोनस दे रहे हैं, ये है नेट एडिशनल रेवेन्यू। ये रिक्वायरमेंट 2 है। पूरी वेजेस क्यों नहीं माइनस की? क्योंकि वो जो पूरी वेजेस माइनस करना है वो तो बनता ही नहीं है, वो तो पूरे रेवेन्यू से माइनस करते हैं। लेकिन जितने पैसे 50 घंटों के कस्टमर से लेने थे तो अपने इंजीनियर्स को 50 घंटों के पैसे तो देने ही थे। बात हो रही है एडिशनल की। एडिशनल किस वजह से है? टाइम सेव्ड की वजह से। तो नेट का मतलब है कि जो हमें मिल रहा है माइनस अगर हमें कुछ खर्च करना पड़ रहा है, तो जो बोनस दे रहे हैं वो माइनस करेंगे, तो ये नेट एडिशनल रेवेन्यू हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में से जिसने पूछना कुछ पूछे, चल कुछ नहीं पूछना, नहीं एक्स्ट्रा नहीं है। 50 घंटों के पैसे कस्टमर से ले रहे हैं, 50 घंटों के पैसे इंजीनियर्स को दे रहे हैं। हमने कस्टमर को कहा था कि आपकी ये चारों मशीनें 50-50 घंटे में हो जाएंगी, स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट। इतने ही टाइम के पैसे कस्टमर को बताए होंगे, इतने ही टाइम के पैसे हम इंजीनियर्स को दे रहे होंगे। एडिशनल की बात आई है जब उसने टाइम सेविंग का लालच दिया है, तो हमने उसके लिए अपने इंजीनियर्स को लालच दे दिया। तो जो हमें कस्टमर से एक्स्ट्रा मिल रहा है और जो इंजीनियर्स को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये टाइम बचाने के लिए, इसलिए उन दोनों का नेट। चलिए क्वेश्चन 3 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे जी। इंजीनियर ए ने कितने घंटे काम किया? 41। वेज रेट क्या है? 100 पर आवर। तो उसके वेजेस होनी चाहिए थी 41 आवर्स इंटू 100। तो वो तो जल्दी काम करके नुकसान में रह गया। वो क्यों जल्दी काम करे? तो इसलिए कंपनी ने कहा कि आपको हम कम से कम 50 घंटों के पैसे तो देंगे, इसलिए लिखा गया लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। इसहाक लिमिटेड, कहां पर? अरे पढ़ तो नहीं पहले।
पढ़ लिया जी। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स का वर्ड अगर छोड़ दें और ये वर्ड कुछ ऐसे होता कि कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर ईच ऑफ द टू ऑप्शंस। अच्छा, पहली बात, ये टू ऑप्शंस कौन सी भी? हाँ, ये जो बोनस की बात हो रही थी, वर्कर्स को लगता है, ये आखिरी पैराग्राफ, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन ऑन कंपनी बोनस प्लान। कंपनी का बोनस प्लान था कि वीकली बेसिस पे बोनस देंगे, लेकिन वर्कर्स ने कहा कि बोनस कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होनी चाहिए। और मैनेजमेंट ने आपसे कहा है, आपसे हैज आस्क्ड यू कि इसमें बताएं कि क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर रिक्वायरमेंट ये होती कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर ईच ऑफ द टू ऑप्शंस, तो कैसे सॉल्व करते? एक कैलकुलेशन करते लेबर कॉस्ट पर यूनिट, बेसिक वेजेस, ओवर टाइम अगर है तो बोनस, उसका टोटल, ऐसे ही करते ना। तो ये जो कर रहे होते हैं, ये लिख के कर रहे होते हैं ना, ये दबानी बता देते। तो वो जो आप लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट है, वो आप स्टेट ही तो कर रहे हैं। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो ये कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड की चीज नहीं है कि फलानी स्टेटमेंट बनानी है। जो आपने कैलकुलेशन लिख के करनी थी, बस उसी को कह रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो ये हमने जो कैलकुलेशंस करनी है, ये उसी की बात हो रही है, प्रिपेयर स्टेटमेंट्स। गिव रीजंस फॉर द डिफरेंस इफ एनी, ये क्या है? जो दोनों में फर्क आएगा वो किस वजह से आएगा, ये पहले हमने बात की थी कि डेली बेसिस पे करने से क्या होता है कि बुरी परफॉर्मेंस इग्नोर हो जाती है, वीकली बेसिस पे करने से होता है कि बुरी परफॉर्मेंस भी इसी में नेट हो जाती है। ये रीजन है, वो अंग्रेजी के 2 जुमलों में बतानी होगी। कैलकुलेशन करते हैं। सवाल पढ़ के ये आइडिया हो रहा है कि ग्रुप बोनस प्लान है। जी बिल्कुल, ग्रुप बोनस प्लान आइडिया हो रहा है। सवाल सॉल्व करने में वैसे ही है जैसे इंडिविजुअल कर रहे थे। अच्छा, पता नहीं शायद कल इस सेक्शन में किसी ने पूछा था, अगर पूछा था तो दोबारा सुन लें। ये जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप देखेंगे ये 2006, 2009 इस तरह के सवाल हैं। तो 20-21 किधर है? असल में ना ये सिलेबस में से निकल गया हुआ था ये चैप्टर। ये 2014 तक था, फिर निकल गया था, इसलिए सवाल आपको 14 से पुराने मिल रहे हैं। फिर ये सिलेबस में 2017 में वापस आया था, और जब वापस आया था तो फिर फाइनल से एक टॉपिक अपने साथ ले आया था, लर्निंग कर्व। उसके बाद से बस लर्निंग कर्व ही टेस्ट हो रहा है, और वो टेस्ट होता है डिसीजन मेकिंग के सवालों के साथ। तो इसलिए लर्निंग कर्व में आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ाते हुए कराऊंगा। ये जो वेजेस कैलकुलेशन, बोनस कैलकुलेशन है, ये 14 के बाद टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए आपको वो पुराने सवाल ही नजर आएंगे। उसके बाद से टेस्ट हो ही लर्निंग कर्व रहा है। वीकली बेसिस पे करते हैं कैलकुलेशन। सवाल ग्रुप बोनस का है, लेकिन सवाल करने में वैसे ही है जैसे इंडिविजुअल था। पूरे ग्रुप ने पूरे वीक में कितने घंटे काम किया? पहला पैराग्राफ, दूसरी लाइन का एंड, ईच वर्कर इज सपोज टू वर्क 8 आवर्स अ डे, मंडे से फ्राइडे तक, और 5 आवर्स सैटरडे को। ये आवर्स हम पूछ लेते हैं मकड़ी से, और मकड़ी कह रही है कि एक दिन में 8 घंटे, हफ्ते में 5 दिन, और छठे दिन 5 घंटे। ये हो गए एक बंदे का काम, इनटू टीम में लोग हैं 20। तो पूरे ग्रुप ने मिलके पूरे वीक में 936 आवर्स काम किया है। 9 आवर्स, 900। 5 दिन 8-8 घंटे, एक दिन 5 घंटे। ये हो गया एक वीक एक बंदे का काम, इनटू 20 लोग। तो पूरे ग्रुप ने 900 घंटे काम किया। तो इन 900 घंटों की वेज रेट कितना? 150। 135। अच्छा, पहला पैराग्राफ तो मैंने बोला ही नहीं था। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि प्लास्टिक बॉटल्स बनाते हैं, और इन्होंने रिसेंटली 100% ग्रुप बोनस प्लान। क्या मतलब? 100% ग्रुप बोनस प्लान कि टाइम सेव्ड पे उतना ही रेट जो बेसिक है। बेसिक वेज रेट 150 है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 50 बॉटल्स हैं, और ईच वर्कर जितने घंटे काम करता है ये मैंने बता दिया, और टीम में 20 लोग हैं। ओवर टाइम की कहीं कोई बात हुई हो? नहीं। बोनस 100% बोनस प्लान का मतलब है कि यही 150 ही मल्टीप्लाई होगा।
और टाइम सेव्ड निकाल लेते हैं। टोटल काम का कितना टाइम लगना चाहिए था? स्टैंडर्ड क्या है? 50 बॉटल्स पर आवर। तो पूरी टीम ने पूरे वीक में कितनी टोटल बॉटल्स बनाई? इन सबको ऐड कर लें। जी 46,800 सारी बॉटल्स को ऐड कर लिया। इतनी बॉटल्स बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था? कैसे कैलकुलेट करें? 50 से डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड, क्योंकि ये बॉटल्स हैं और 50 क्या है? ये भी बॉटल्स पर आ रहे हैं। मल्टीप्लाई किया तो बॉटल स्क्वायर हो जाएगा, 936। और इतना घंटे का काम उन्होंने एक्चुअली कितने घंटे में कर लिया? 900। तो इस टीम ने 36 आवर्स बचा दिए। $1,404,000। लेकिन पूछा है लेबर कॉस्ट पर, रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है? पर यूनिट, यानी 1,404,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट पूछा है। ये है जनाब वीकली कैलकुलेशन। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे चलो कभी ना कभी तो लेक्चर 30 तक पहुंच ही जाएंगे। मैंने ना आपके कोर्स में जो शुरू वाला एक सेक्शन है इंट्रोडक्शन और स्टडी प्लान, उसमें मैंने सारे पास पेपर्स रखे हुए हैं। फिर भी हर तीसरे दिन एक बच्चा ग्रुप में पूछ रहा होता है सर ने जो पास पेपर कहे हैं वो कहाँ हैं? स्टडी प्लान वाला सेक्शन देखना, उसमें मैंने पास पेपर्स 2 फोल्डर बना के रखे हुए हैं सारे, एक एक की PDF फाइल अलग है। तो अब हर जो है ना वो दूसरे तीसरे दिन ग्रुप में पूछ रहा होता है कि पास पेपर्स दे दे कोई, तो बेटा उसमें रखे हुए मैंने कोर्स प्लान के अंदर, है जी। अगले हफ्ते आपका जो टेस्ट असेसमेंट होगी उसमें लेबर तक नहीं, इस वीक में नहीं है टेस्ट, अगले वीक में, इस वीक में तो नहीं है टेस्ट। हाँ यार वो ईद से पहले था ना, तो वो भी चला गया था छुट्टियों पे, तो वो भी कर देगा कुछ दिन। टेस्ट 2 भी नहीं मिला हो? अच्छा, बल्कि मैं उसको पूछ लेता हूँ पहले मैसेज करके। वीकली बेसिस
ये बेसिक वेजेस तो वही रहेंगी 135, बोनस में बस आर्स में फर्क पड़ जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक्चुअल टाइम कितना? एक्चुअल टाइम कितना? 160। आपको कहा है कि हम लोग कैलकुलेशन पूरे ग्रुप के टोटल आवर्स को लेके चल रहे होंगे, तो 8 आवर्स तो वो तो वैसे एक बंदे के हैं ना, पूरे 20 लोग हैं तो 160 160 160 160 160 और 100। देखें हमने ना बोनस कैलकुलेशन में ये क्या किया, ये एक बंदे के आवर्स हैं नहीं, टोटल है। तो जो हम वीकली बेसिस में टोटल टीम के आवर्स ले रहे हैं तो डेली बेसिस में भी टोटल आवर्स ही लेंगे। एक दिन के 8 घंटे तो एक बंदे ने काम करना है, टोटल 20 लोग हैं तो इंटू 20 करके 160। अच्छा यहां पर एक सवाल आना चाहिए जहन में आपके, ये सब दिन में तो 160 घंटे होते ही नहीं है। तो जब हम लेबर आवर्स की बात करते हैं ना, ये शायद मैंने शुरू में कभी बताई थी बात, जब हम लेबर आवर्स की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब घड़ी के आवर्स नहीं होते हैं, उसका मतलब घड़ी के आवर्स भी हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स भी हैं, यानी हमने टोटल कितने घंटों के पैसे देने, ये मतलब होता है लेबर आवर्स का। तो लेबर आवर्स की जब बात हो रही है तो मल्टीपल होता है ऑफिस टाइमिंग के आवर्स घड़ी के मुताबिक इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इसलिए वो 160 हो गए। ऐसा नहीं कि दिन में 24 घंटों से ज्यादा कैसे हो गए, तो वो असल में इस वजह से 160 है। तो हम लोग जो टोटल आवर्स ले रहे होंगे, जो एक्चुअल टाइम ले रहे होंगे, वो पूरी टीम का टोटल आवर्स लेके चल रहे होंगे। ये क्या करें, टोटल प्रोडक्शन को 50 से डिवाइड किया था तो वीक का स्टैंडर्ड टाइम आया था, हर दिन का निकालना है तो हर दिन की प्रोडक्शन को 50 से डिवाइड कर लेंगे। मंडे वाले का क्या बना, 17 पूरे वीक की टोटल प्रोडक्शन, तो फिर उस टोटल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड आवर्स, हर दिन के स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं तो हर दिन की प्रोडक्शन को 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। हर दिन का टाइम सेव्ड निकल आएगा 14। तो टोटल टाइम सेव्ड बन गया 60। $200 145,200 और पूछा था लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो 145,200 डिवाइडेड बाय 46,800 3 पॉइंट। ये हो गई प्रिपेयर स्टेटमेंट्स शोइंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर ईच ऑप्शन, और उसके बाद अंग्रेजी लिखेंगे गिव रीजंस कि डिफरेंस क्यों है, तो क्यों डिफरेंस है। तो इसमें हम यही बात बताएंगे, बस लिखेंगे इंग्लिश में कि डेली जब बोनस टाइम सेविंग की कैलकुलेशन होती है तो जिस दिन अंडर परफॉर्म किया था उस दिन को हमने इग्नोर कर दिया, जबकि वीकली परफॉर्मेंस के अंदर अच्छी बुरी परफॉर्मेंस सब आपस में नेट हो गई, इसलिए वीकली परफॉर्मेंस की बेस पे बोनस कम बन रहा है। बोर्ड की सैर करा दो यार।
ये कैसे किया है? ये कैसे किया है? भाई पूछ रहा हूं ना, कैसे निकला ये 936 कैसे निकला? पूरे वीक की टोटल प्रोडक्शन 50 बॉटल्स पर आवर स्टैंडर्ड है, तो अगर 1 घंटे में इतनी बॉटल्स बननी चाहिए, इतनी बॉटल्स के लिए कितना टाइम लगना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम? प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 50। वीकली प्रोडक्शन थी तो टाइम भी टोटल वीक का आ गया। हर दिन की अलग अलग प्रोडक्शन लेंगे और उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो हर दिन का अलग स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। अच्छा ये पहली दफा तो नहीं किया, ये तो अभी इतने सालों में कर लिया है काम, पहले भी समझ नहीं आई थी। जो टोटल वीक की प्रोडक्शन है, जो सलूक उसके साथ कर रहे हैं तो उससे पूरे वीक का टोटल स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है। अगर वही सलूक हर दिन की प्रोडक्शन के साथ करेंगे तो फिर हर दिन का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। जैसे मंडे को कितने यूनिट्स बनाए? 8700। 8700 डिवाइड बाय 50 तो 8700 यूनिट्स इतने घंटे में बनने चाहिए थे। हर दिन की प्रोडक्शन डिवाइड बाय 50 करेंगे तो ये उस दिन के स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। और एक्चुअल टाइम क्या है? जितना उन्होंने एक्चुअल काम किया। और पूछें, इस मुझे पूछना है नोट किस बात का? मैंने कहा था ये जो सवाल की रिक्वायरमेंट में है ना, गिव रीजंस फॉर द डिफरेंस, तो उसकी अंग्रेजी में आप रीजंस ये बता रहे होंगे कि जब हम वीकली परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं तो बुरी परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस आप इसमें ऑफसेट हो जाती है, लेकिन जब हम वीकली परफॉर्मेंस की बेस पे बोनस देते हैं तो जिस दिन अच्छी परफॉर्मेंस है उसको तो कंसिडर किया, जिस दिन बुरी परफॉर्मेंस थी उस दिन को हमने इग्नोर कर दिया। तो बुरी परफॉर्मेंस इग्नोर हो गई, सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस काउंट हुई, इसलिए बोनस ज्यादा बना। ये रीजन है डिफरेंस का, है जी? आपके ये जो अदर देन फंक्शन इंग्लिश, ये जो बाकी पेपर्स है ना, इनमें इंग्लिश की क्वालिटी मैटर नहीं कर रही होती, बस किसी तरह गिरते पड़ते पहुंचा दे सही बात है। जितनी भी अंग्रेजी थोड़ी बहुत जितनी भी आती है बस इंग्लिश में पहुंचा देनी है बात आपने, तो वो मान लेंगे, उसको ठीक मान लेंगे। है? एक नंबर हो गया यार, और क्या? छोड़ देंगे तो 40 पे फेल हो गए फिर। हाँ तो सिर्फ एक ही सवाल में थोड़ी हरकत की होगी आपने, हर सवाल में ऐसा मसला होगा, करते करते 46 रह गए होंगे। चलो बताओ ना जरा, कुछ बोलो। नहीं आप बताओ। क्या टेस्ट नहीं होता? चलें, इसके जवाब में आपको एक अटेम्प्ट का हाल बताता हूं। मैंने अक्सर क्लासेस में जिक्र किया था, FAR 1 पहले मॉड्यूल बी का एक पेपर हुआ करता था। ये 2012 का वाकया है, स्प्रिंग 12, अच्छा मौसम था। एक चैप्टर था इंडिपेंडेंट ब्रांच, जिस पे कभी जिंदगी में सवाल नहीं आया था। एक चैप्टर था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे कभी कभी सवाल आता था। वो समझदार स्टूडेंट्स जिन्होंने सोचा कि इंडिपेंडेंट ब्रांच से कभी सवाल आया नहीं, क्या फायदा करने का, नॉन प्रॉफिट कभी कभी आता है, इस दफा नहीं आएगा। एक में से 24 नंबर का सवाल आया, एक में से 23 नंबर का सवाल आया। ये स्प्रिंग 2012 का वाकया है, तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। नहीं वो अंदाजा, तो अंदाजा हो जाता है सबको ना कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे। 47 नंबर उन 2 टॉपिक्स में से आए थे, वो याद नहीं मुझे, लेकिन बाकी सवाल आसान थे ना। लेकिन जो उन 2 सवालों को देख के हिम्मत हार गया होगा उससे वो बाकी नहीं हुए होंगे, और जिन्होंने वो बाकी करनी होंगे तो वो बाकी सवाल आसान थे। नहीं लेकिन हाँ ये भी है, वैसे 53 में से कितना को कर रहे हैं, तो इसलिए अगर नहीं भी टेस्ट हुआ फिर भी हो सकता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 4 होमवर्क है। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर बोर्ड पे मैंने किया तो वो तो मैंने ही कर दिया।
आप इसको करके आइए, मैं डिस्कस करते हुए बेशक एक एक चीज दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन तभी ज्यादा फायदा होगा जब पहले आपने इस पे को टकरे मारी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रुप बोनस का सवाल है, बहुत डिफरेंट तरह का सवाल है, इसमें कुछ रेशोज बनानी पड़नी थी, लेकिन ज्यादा फायदा अभी मैं सवाल करूंगा तो नहीं होगा, ज्यादा फायदा होगा जब पहले आप उसको खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं कल इसको बेशक पूरा डिस्कस करूं, लेकिन ये बेटा आप खुद करेंगे तो फिर ही फायदा है कल की डिस्कशन का। तो क्वेश्चन 4 आप ट्राई करके आ रहे हैं। क्वेश्चन 4 होमवर्क है। ग्रुप बोनस प्लान, इंडिविजुअल बोनस प्लान काफी है। इंसेंटिव्स में मैंने 5 नाम लिखे थे, जिनमें से न्यूमेरिकली यही हैं, बाकी 3 बस थ्योरेटिकल हैं। वेज इंसेंटिव प्लान्स पढ़ा रहा था मैं। नंबर 1 लिखा था इंडिविजुअल बोनस प्लान, नंबर 2 ग्रुप बोनस प्लान, नंबर 3 हाई डे रेट सिस्टम। ये भी एक तरह का इंसेंटिव है, और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं बस कि इसमें क्या कहानी है। उस एग्जांपल से ही आपको नजर आ जाएगा कि ये क्या भला है। सवाल लिखें इसमें, इस एग्जांपल से समझा रहा हूं, इस एग्जांपल के आपको सॉल्यूशन में नजर आ रहा होगा कि क्या चीज है ये। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 200 पर आवर, बेसिक वेज रेट 200 पर आवर। वर्किंग आवर्स पर डे, वर्किंग आवर्स पर डे 8 घंटे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे 100 यूनिट्स। यानी वर्कर को कहा है कि तुम्हें पैसे तो मिलेंगे पर आवर बेसिस पे, लेकिन 100 यूनिट्स तुमने बनाने, या स्टैंडर्ड स्लैश मिनिमम भी कह लें इसको। उसने कम से कम 100 यूनिट्स बनाने हैं रोज के, 100 यूनिट्स उसने पर डे बनाने। उसकी जिम्मेदारी है कि वो 100 यूनिट्स रोज के बना के जाएगा। अच्छा, अगर 110 बना देगा तो उसको क्या फायदा? नहीं है बोनस, कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए बोनस के बगैर एक और तरह का इंसेंटिव ये हो सकता है, लिखें आगे। वेज रेट ऑफ 250 पर आवर, 250 रुपए पर आवर will be applicable, 250 per hour will be applicable if worker produces at least 130 units per day. 130 units per day रिक्वायर्ड है मुझसे। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इफ अ वर्कर प्रोड्यूसेस, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इफ अ वर्कर प्रोड्यूसेस, लेबर कॉस्ट पर यूनिट रिक्वायर्ड है इफ अ वर्कर प्रोड्यूसेस पार्ट ए 100 यूनिट्स इन अ डे, और पार्ट बी 130 यूनिट्स इन अ डे।
कितना वैसे टैलेंट है ना कि एक ज़रा सी झलक से पता चल जाता है कि ये किस मूवी का म्यूजिक बज रहा है, और पेपर में पूरा सवाल देख के पता नहीं चलता कि किस चैप्टर का सवाल है। टैलेंट है माशाल्लाह, लेजेंड। अगर ये वर्कर 100 यूनिट्स बनाएगा तो इसको टोटल दिन की वेजेस कितनी मिलेंगी? 8 घंटे ही काम है, इंटू 200, 1600। और इसकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या बनी? 16 रुपए। लेकिन अगर वर्कर बना देगा 130 यूनिट्स तो इसको पैसे तो 8 घंटे के ही मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे एक हायर रेट पे, 250, 2000। लेकिन इससे कंपनी को फायदा ये हुआ कि अब उसको 130 यूनिट्स 15.3 हाई डे रेट। डे रेट मतलब टाइम बेस्ड है ना, इसलिए डे रेट। हाई रेट सिस्टम में ये होता है कि वर्कर को मोटिवेट करने के लिए बोनस नहीं एज सच देते, एक खास परफॉर्मेंस टारगेट अगर मीट कर ले तो उसका वेज रेट बढ़ा देते हैं। हाई डे रेट सिस्टम ये है, बोनस नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। अगर एक सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मीट हो गया तो उसका वेज रेट ही बढ़ा देंगे। हाई डे रेट सिस्टम में बोनस नहीं है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मीट हो गया तो उसका बेसिक वेज रेट ही बढ़ा देंगे। ये हाई डे रेट सिस्टम है। वर्कर का फायदा, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। कंपनी का फायदा, कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट क्यों कम होगी? उसको अगर कोई न्यूमेरिकली गौर करके रीजन बताए तो। यूनिट्स बढ़ गए, सिर्फ यही रीजन है। हाँ, हमने उससे काम ज्यादा ले लिया लेकिन उसको इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं दिया। देखें, हमने उससे 100 यूनिट से 130 यानी 30% ज्यादा प्रोडक्शन ले ली, 30% ज्यादा प्रोडक्शन ले ली, जबकि उसका वेज हमने 25% बढ़ाई है। वेजेस उसकी इंक्रीज कम दी है, प्रोडक्शन ज्यादा ले ली है, तो हमारी भी बचत हो गई है और वो भी खुश है पैसे बढ़ने से। उसमें ना कोई खास बिजनेस को फायदा नहीं है ना, तो वो कोई कंपनी वो क्यों करेगी, उसको फायदा कोई नहीं। तो इसलिए हाई डे रेट सिस्टम में ये होता है कि बिजनेस का भी फायदा हो जाता है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट बच जाती है, और वर्कर का भी फायदा है कि पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो हाई डे रेट सिस्टम अगर अपने अल्फाज में कुछ लिखना चाहें तो इसमें बोनस नहीं है सच होता, एक डिफाइंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया अगर मीट हो गया तो वेज रेट ही बढ़ा दिया जाता है।
जो उसकी शान में कुछ अर्ज किया वो लिखे ना। दोबारा बता, इंग्लिश में बताऊं कि उर्दू में बताऊं? पश्तो में बताऊं? द परफॉर्मेंस डे नो बोनस दा दे। अच्छा, हाई डायरेक्ट सिस्टम ये है कि वर्कर को एक परफॉर्मेंस टारगेट बताया जाएगा, अगर उसने वो परफॉर्मेंस टारगेट मीट कर लिया तो उसका वेज रेट ही बढ़ा देंगे, और अगर मीट नहीं कर सका तो वही वेज रेट रहेगा। बोनस इसमें एक्स्ट्रा कोई नहीं है। और क्या था? प्रॉफिट। इसमें ना न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, ये बस थ्योरेटिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं जो याद करने हैं आपने। वैसे समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने वर्कर्स को कहा है कि, मिसाल दे रहा हूं, 20% ऑफ प्रॉफिट in excess of ₹4 million will be distributed to factory workers। यानी फैक्ट्री वर्कर्स को यह कहा कि आप अगर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, अच्छा काम करेगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, हमारा साल का प्रॉफिट अगर 4 मिलियन से ऊपर निकल गया तो जितना भी 4 मिलियन से ऊपर है उसका 20% हम आप लोगों में बांट देंगे। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग है। और भी वैरायटियां हो सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट के लिए एक टारगेट सेट किया गया, और अगर वो बिजनेस पर प्रॉफिट कमा लेगा तो वर्कर्स की मेहनत से ही कमाएगा, तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा फिर वर्कर्स में बांटा जाएगा। इसको प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम कहते हैं। अच्छा, कहां, कैसे? और क्या था? अच्छा, जो शेयर स्कीम्स है ना, इसका न्यूमेरिकल तो आपकी औकात से बहुत बाहर है। ये असल में एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मामला है, और ये सीफैप के मुश्किल स्टैंडर्ड में से एक है, IFRS 2। आपके लिए ये सिर्फ थ्योरेटिकल काफी है। होता यह है कि नॉर्मली सीनियर वर्कर्स को, सीनियर लोगों को ये ऑफर की जाती है कि अगर फलाना फलाना टारगेट पूरा हो गया तो आपको इनाम में 200 शेयर्स मिल जाएंगे कंपनी के, या फिर अगर फलाना फलाना टारगेट पूरा हो गया तो आपको 1000 शेयर्स सस्ते खरीदने की ऑफर है हमारी तरफ से। यानी कोई भी ऐसा इनाम जो कंपनी के शेयर्स की शक्ल में हो, तो वो फिर शेयर स्कीम्स होती हैं। इसका न्यूमेरिकल नहीं आपके स्कोप के अंदर, बस ये कॉन्सेप्ट ही है। और इसमें है जी, क्या हो गया? टैक्स में पड़ा हुआ है। हाँ, ये भाई एम्प्लॉय शेयर स्कीम है ये। अच्छा, इसमें आपको ना मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से एक एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करने को कहे थे, बस ओवरहेड्स में से कुछ नहीं। लेबर वाले में से ICAP की बुक से बता रहा हूँ, और जो लोग बाद में आए थे या होश में बाद में आए थे, मैंने कहा था कि जो आपको मैं बुक से मार्क करवाया करूँगा ना, उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उसको ICAP की बुक से पढ़ें और वहाँ से देख के अपने रजिस्टर में लिख लें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो एक दफ़ा देख के लिखा होगा तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, दूसरा फायदा ये होगा कि बुक में से जहाँ जहाँ चीज़ें मार्क करवाई हैं वो सब आपके रजिस्टर में एक जगह लिखी हुई आ जाएंगी आपके पास। तो लेबर कॉस्टिंग में से थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ, ICAP की बुक पेज 117, वेज इंसेंटिव प्लान्स का एक टॉपिक शुरू हो रहा है। ये सारा टॉपिक नहीं करने की जरूरत याद, ये टोटल टॉपिक चल रहा है 1 2 3 4 5 पेजेस पे, लेकिन इनमें से याद आपने क्या करना है, हर प्लान के ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए हुए हैं, 2 2 3 3, बस वो करने हैं। पेज 117 से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, वेज इंसेंटिव प्लान्स। ये पांचों जो आपको बताए हैं, बोनस है, इंडिविजुअल बोनस है, ग्रुप बोनस है, हाई डायरेक्ट सिस्टम है, प्रॉफिट शेयरिंग है, शेयर स्कीम है, इन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत अंग्रेजी बताई हुई है, वो खैर याद करने की जरूरत नहीं है। उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए हुए हैं, वो भी सबके नहीं है, 2 3 के ही हैं, बस वो कर लें। ओवरहेड में कुछ नहीं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज कर दीजिए बस। इनफैक्ट वो आधे पेज पे हैं मुश्किल से, एक ग्रुप बोनस प्लान के हैं, एक प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम के हैं, बस इतना ही कर लें। क्या
इसमें 2 लाइनें लिखी हुई हैं, बस में एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई नहीं है। यही जो मैंने आपको बताया ना कि वर्कर्स को ऑफर होती है कि शेयर्स अगर परफॉर्मेंस टारगेट मीट हो जाए तो या तो शेयर्स मिल जाते हैं या सस्ते में मिल जाते हैं। ये जो बोनस कैलकुलेशंस और वेजेस कैलकुलेशंस कर रहे थे ये खत्म है। इसका डिसीजन मेकिंग में भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है। तो डिसीजन मेकिंग तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे ही एहतियातन एज अ टेस्ट केस कल एक सवाल कराऊंगा जो टेक्निकली है तो डिसीजन मेकिंग का, लेकिन इस चैप्टर के स्टाइल पे है। तो वो एक सवाल करा के और डबल एंट्रीज बताऊंगा और बस फिर ये चैप्टर बहुत है। लर्निंग कर्व मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैंने लर्निंग कर्व आपको लिख के जरूर दिया था, लेकिन वो कराऊंगा मैं डिसीजन मेकिंग कराते हुए जुलाई में कहीं है। नहीं पुराने में से ही है, हाँ 2006 का शायद। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? नरमी, बताएं। एक सवाल है जी, अच्छा इसका सीरियस जवाब चाहिए या बस सीरियस पूछा है ना? एक सवाल ये है कि एक स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, बहुत काबिल था और उसको बड़ी फर्म में नहीं इंडक्ट किया गया, उसको छोटी फर्म में इंडक्शन मिली और उसके साथ वाले जितने छोटी फर्म में थे वो ज़्यादा अटेम्प्ट वाले थे। तो उस बेचारे को क्या फ़ायदा हुआ, उसकी क्या बेहतरी हुई, या उसका क्या कसूर था, या उसका हक उसको क्यों नहीं मिला? तो ये बताएं कि जो एक इंतहाई गरीब घर में, वो भी रेगिस्तान सिंध के, जहाँ रिसोर्सेज भी नहीं हैं, जो बच्चा उस घर में पैदा हो रहा है और वो बच्चा काबिलियत के एतबार से शायद सीए में होता तो वो गोल्ड मेडलिस्ट होता, काबिलियत है, लेकिन वो रह रहे वहाँ रेगिस्तान में और वहीं सारी ज़िंदगी गुजार दी, उस बेचारे का क्या कसूर था? हाँ जी, यार सीरियस सवाल पूछा तो मैं सीरियस ही जवाब दे रहा हूँ, उस बेचारे का क्या कसूर था? चलें और मिसाल चेंज करते हैं। आपके फैमिली में, आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं या अगर कोई गांव वगैरह में रहते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे काबिल लोग मिलेंगे जिनके साथ ज़िंदगी में हादसात हुए। जैसे 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, ये सारा जो नॉर्थ का एरिया था बहुत अफेक्ट हुआ था, कई लोगों के पूरे पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए थे। उन बेचारों का क्या कसूर था? या सैलाब अक्सर आया है, पूरे पूरे घर बह गए, बिजनेस ख़त्म हो गए, उन बेचारों का क्या कसूर था? या अपने इर्द गिर्द नज़र डाल लें, अपने ख़ानदान के अंदर एक बच्चा बहुत अच्छा, बहुत काबिल, लेकिन उसके पेरेंट्स में मसाइल, तलाक, अलहदगी, लड़ाई झगड़े, उस जहनी परेशानी की वजह से, उन घर के माहौल की वजह से वो जो जितनी पोटेंशियल थी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सका, उसको मौका ही नहीं दिया गया, उस बेचारे का क्या कसूर था? है नहीं, मैं तो सिचुएशन रख रहा हूँ, बात यह है कि उसको हक नहीं मिला तो उस बेचारे का क्या कसूर था। मैं तो बात ये कर रहा हूँ। ऐसी आपको ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं उस बेचारे का क्या कसूर था। इसी का उलट, एक बिल्कुल उजाड़ सी जगह थी, वहाँ किसी को कोई जद्दी पुश्ती ज़मीन थी, निकम्मा नैला इंसान था, इसी काम में हार्ड पनौती था पूरा, बिल्कुल जो है ना वो बदकिस्मत तरीन इंसान था, लेकिन उसकी जिस इलाके में ज़मीन थी उसके भाइयों ने उसको वो ज़मीन दे दी क्योंकि वैसी बेकार आदमी है, खुद बाप की जायदाद में से अच्छी अच्छी ज़मीनें खुद ले ली। अच्छा, वो जो बिल्कुल बेकार आदमी था, उसकी जो बिल्कुल उजाड़ ज़मीन थी, गवर्नमेंट ने उस एरिया में एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया
और वो जो उसकी बेकार ज़मीन थी वो बैठे बैठे करोड़ों की हो गई। उसका क्या कमाल है इसमें? कोई कमाल नहीं है। तो बात यह है कि दुनिया इंसाफ की जगह है ही नहीं। अल्लाह ने दुनिया में तो इंसाफ का वादा नहीं किया, दुनिया में तो इंसाफ लोगों पे छोड़ दिया है। दुनिया तो है ही असल में टेस्ट की जगह। ये जो सोच होती है ना कि मेरा हक मुझे क्यों नहीं मिला, बात लंबी हो जाएगी, इसको मैं यहीं रोकता हूँ। इसको मैं इंशाल्लाह कल कंटिन्यू, बात बहुत ज़बरदस्त की है और बहुत सारे बच्चों को ये मसाइल होते हैं, तो कल की क्लास में भी बात पूरी ना हो सकी, इस तरह 2-4 दिन में इसी पहले बात को कंटिन्यू करूँ, ठीक है? अगली हदीस उसके बाद में, पहले मैं हर क्लास में जो आखिर में हदीस सुनाने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं इस बात को चलाऊँ, ठीक है? कल मिलते हैं। अच्छा।